राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का आज के बुंदेलखंड स्टूडियो में हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें पूरा ललितपुर बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे वक्ता हैं और आपकी प्रतिष्ठा इस ललितपुर में बहुत अच्छी है। माननीय राजेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन धन्यवाद कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय चुनावी दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा, और शुरू से ही एक कांटे की टक्कर देखकर हम लोग चल रहे हैं, और अब तो टक्कर और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसको संभालने की आवश्यकता है। बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन एक सवाल है मन में कि जैसे सपा चुनाव लड़ रही है, तो इसने अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया? सबसे प्रथम सीढ़ी जो होती है, मैं समझता हूँ, घोषणा पत्र होती है। बिल्कुल सक्सेना जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ों में मैं अपनी तरफ से आपकी जो बातें हैं उनमें सुधार करना चाहूँगा जी। आपने कहा सपा चुनाव लड़ रही है। एक तो ये चुनाव इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो भी इस गठबंधन में शामिल दल हैं वो सारे लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि उनके अलावा यह चुनाव अब जनता लड़ रही है। ललितपुर की जनता, जो पूरे 26 वार्ड हैं, हर वार्ड से एक ही आवाज़ आ रही है कि जो पिछले समय में लोगों की अनदेखी की गई, मुद्दों की अनदेखी की गई, जो शहर के विकास की अनदेखी की गई, और चुनाव भले ही नगर पालिका का है लेकिन लोगों की नाराज़गी लगी है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव में लड़ाई की बात है, टक्कर की बात है, स्वाभाविक है कि जब जनता चुनाव लड़ती है, जब जनता की आंधी होती है, तो उसके सामने किसी का भी टिके रहना संभव नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रत्याशी का घोषणा पत्र होना चाहिए, वो जारी नहीं हुआ। ये मान लीजिए घोषणा पत्र जो आपने कहा, आप किन चीज़ों का घोषणा पत्र की उम्मीद कर सकते हैं शहर के उपचुनाव में? क्योंकि आप जिधर नज़र डालिए वहाँ बदहाली है। शहर की जो बदसूरती है, शहर की जो स्थिति खराब है, निश्चित रूप से एक समग्र संकल्प के साथ जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन की, वो एक समग्र संकल्प के साथ, सारे लोगों के विचार विमर्श के साथ, कि निश्चित रूप से अगर लोगों ने अवसर दिया और जो शहर की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं और बदहाली में इतने लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, निश्चित रूप से उन पर पूरी तरह से खरे उतरना, जो अभी तक शहर की अनदेखी हुई है, उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए ललितपुर शहर में एक नया विजन देना, शहर के विकास के लिए एक नया कायाकल्प करना, खाका खींचना, ये सारी बातें पहले से तय हैं। ये प्रत्याशी महोदय की उपस्थिति में सारे लोगों की, सारे जो गठबंधन के दल हैं, उन सब की बैठकर जो बात हुई, उसमें एक ही मुद्दा है कि यदि विकास के नाम पर और ये जो शहर की बदहाली है उसके नाम पर लोग अगर सहमत हैं, लोग अगर मत देते हैं और विजय बनाते हैं, तो निश्चित रूप से एक समग्र विकास की कार्य योजना तैयार है और उस पर काम किया जाएगा। और ये 2.5 साल का कार्यकाल ऐसा होगा कि आने वाले समय में जब और दूसरे चुनाव हो, उन पर भी ये नज़ीर बने। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि चलिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद अपना विजन भी नहीं बताया। कैमरे से बचती हुई नजर आई थोड़ा सा। नहीं, एक चीज़ देखिए, कैमरे से तो लगातार रोज प्रतिदिन कैंपेन जारी है और कैमरे पर जो बातें हैं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, वो सारी बातों में प्रत्याशी ने कहा। अब व्यवस्थाएं इतनी हैं कि यदि उन पर पूरी तरह से चर्चा की जाए, हमें पता है, हम लोगों का जो व्यक्तिगत मेंटली मैनिफेस्टो है, वो हम लोगों को जानकारी है कि हम लोगों को शहर में ये मुख्य समस्याएं, इन समस्याओं पर कार्य योजना जारी करना है। अब अगर हम लोग इन सबको गिनाने में लग जाएंगे
प्रत्याशी इन सब चीज़ों में लग जाएंगी कि क्या कहते हैं, हम कैमरे के सामने रोज वही वही बातें कहें, तो वो बातें तो लोग जान ही रहे। आज हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, हम कहेंगे हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो जो दल चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अपनी अपनी बात रख ही रहे, लेकिन आज जनता डिसाइड कर रही है इस बात को कि हमें किसकी बात सुनना है, कौन सच्चाई पे है और कौन झूठे बातें कर रहा है, कौन झूठी बातें कर रहा, कौन सच्चाई को झुठला रहा। इसलिए आप इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जब भी कोई बात पूछी गई तो जो शहर के मुख्य चीज़ें हैं, आपने कहा सफाई व्यवस्था को लेकर जो नगर पालिका के मूल काम है, उनके लिए प्रत्याशी जी ने हमेशा लोगों के बीच में बात रखी है, आप सब लोगों के बीच में भी बात रखी है कि जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जहां कोई कमी है उसको सुधार किया जाएगा, या जहां नए निर्माण होने हैं या नया कार्य होने हैं उनको किया जाएगा। आपका कहना सही है, लेकिन क्या होता है, जनता ये भी देखती है कि कौन प्रत्याशी कितना योग्य है, ये जरूर जनता देखती है और देखना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उसी को विकास करना है, विजन उसी का होगा। तो बीजेपी का कहना है, बार बार बीजेपी ये बात कह रही है कि हमारी प्रत्याशी बहुत पढ़ी लिखी है, हमारी प्रत्याशी बहुत पढ़ी लिखी है, और इस तरह से आपकी प्रत्याशी की योग्यताएं जो हैं अगर आप बता सकें कि। देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन सक्सेना ये हम चाहते हैं कि जो योग्यता है, जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं वे भी सुशिक्षित महिलाएं हैं, एक संभ्रांत परिवार की महिलाएं, ऐसे परिवार की महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा संस्थान ललितपुर शहर को दिया है। रही बात दूसरी जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, हम आपको बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म हैं वो भोगने पड़ रहे हैं। अब योग्यता के तो सवाल ही खत्म हो गए हैं। लोग तो योग्यता ये पूछ रहे हैं कि आपकी योग्यता, उनकी योग्यताएं तो बहुत बड़ी हैं, उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके हैं, उनकी योग्यता देश के प्रधानमंत्री उनके हैं, उनकी योग्यता शहर के विधायक उनके हैं, उनकी योग्यता शहर के जो यहाँ से सांसद हैं वो उनके हैं, यहाँ क्षेत्र के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो उनके, सारे जितने भी पद हैं वो उनके पास हैं। उसके बाद भी लोग, आम जनता कहीं जल भराव की समस्याओं को दिखा रही है, कहीं सड़कों की टूटा स्थिति दिखा रही है, कहीं लाइट की समस्या दिखा रही है। इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी अगर शहर की ये बदहाल स्थिति है तो फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे, आपकी किस बात पर विश्वास करेंगे? तो ये सारी चीजें पीछे छूट गई हैं, लोग हिसाब मांग रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि हमने आपको, और यकीन मानिए जिस शहर में 50 और 55 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया हो, उस शहर में भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक रही है। तमाम जो उनके दल के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत कैंपेन कर रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, चूंकि सत्ता दल से प्रत्याशी है, उनकी इज्जत साख पर लगी है, दाव पर लगी है, तो वो बचाने के लिए वो कितना पसीना बहा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप इस स्थिति को समझिए कि जहां पर मुझे लंबे समय से राजनीति में याद नहीं होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी नगर के चुनाव में, नगर पालिका में तो कई निर्दलीय प्रत्याशी बने, डॉक्टर सतीश सोलेले जी समाजवादी पार्टी से चुने गए थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि नहीं बड़े चुनाव में नगर में कभी भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा हो। ये पहला ऐसा मौका होगा, और वो भी उपचुनाव में, कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी भारी बहुमत से, और ये जनता की प्रत्याशी है, गठबंधन का सिंबल है लेकिन प्रत्याशी वो जनता की है, जनता ने मन बना लिया है इस बार। बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि अखिलेश जी ने यहाँ ब्राह्मण सीट पे दाव लगा के ट्रम्प कार्ड खेला है? देखिए मैं फिर कहूँ आपसे, अखिलेश जी कभी जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देते नहीं, लोग भले ही कहते रहें, और एक समय पर ये बातें सामने भी आ जाती हैं। हम लोगों ने डॉक्टर सतीश सोलेले जी भी हमारी पार्टी से लड़े, गुलाम मोहम्मद गामा जी हमारी पार्टी से लड़ चुके हैं पहले के चुनाव में जी। तो मैं नहीं मानता ज्योति लोधी जी चुनाव लड़ी, रमेश कुशवाहा जी, तो हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इन सब चीज़ों में दिमाग लगाती है। समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो केवल जन भावनाओं के आधार पर, और जो आज की परिस्थिति है उपचुनाव की, उस परिस्थिति में जो लोग टिकट के दावेदार थे उनमें जो योग्य था, भाई एक हर दल का अपना प्रोफार्मा है कि आपने आवेदन किया और जो व्यक्ति ताकतवर लगा और लगा कि हाँ ये सब लोग इनके साथ जुड़कर
आज के इस दौर में, आज राजनीति का बड़ा ख़राब दौर है, इस दौर में जो प्रत्याशी जनता के साथ जुड़कर पूरी ताकत से संघर्ष कर सकता है, तो संघर्ष वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी टिकट देती है। हम लोग कहीं न कहीं ये बात आ रही, ना हम लोग कोई जातवादी बातें कर रहे हैं। अब जातवादी बातें तो ऐसी हो रही कि पूरे ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके पहले क्या ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़े? इसके पहले क्या जैन लोग चुनाव नहीं लड़े? इसके पहले क्या यादव, कुशवाहा, राजपूत, मुस्लिम चुनाव नहीं लड़े? लेकिन मतलब आज आप ये स्थिति देखिए कि अगर प्रत्याशी इधर से ब्राह्मण हो गया तो उनके दल के लोग भी जो ब्राह्मण हैं वो भी कटघरे में खड़े हो गए। मैं नहीं मानता कि ऐसी राजनीति शहर में होनी चाहिए कि लोगों को लिखना पड़े कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, मैं यादव हूँ, मैं समाजवादी। आपका खुद का व्यक्तित्व होना चाहिए। ये राजनीति छोटी बातें, ये राजनीति से ऊपर होना चाहिए। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर राजनीति को नहीं जाना चाहिए। राजनीति को नहीं जाना चाहिए। और हमारा तो शहर ललितपुर शहर, मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा हिंदुस्तान में कोई इतना मोहब्बत वाला शहर होगा, और उन सब में ये सब चीजें घोली जाएंगी चुनाव के माध्यम से। कुछ चिन्हित लोग अगर ये सब भूलेंगे तो मुझे नहीं लगता इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होते हैं। इसलिए जाति की राजनीति नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, जो लोग टिकट मांग रहे थे उनमें जिस व्यक्ति को योग्य समझा उसको टिकट दे दिया। साधारण सी बात है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी हैं, तो धर्मेंद्र जी आपके कुछ प्रश्न हों अगर तो बिल्कुल आप। राइस जी, आपको हम लोग 2006 से देख रहे हैं, जब आप लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष थे, और हमें याद है कि उस समय हमारी कॉलेज लाइफ खत्म हुई थी। 2025 में राइस यादव जी को सबसे पहले तो हम कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी में? क्योंकि आपका इतना जो संघर्ष रहा है, हम युवाओं ने देखा है संघर्ष, और बहुत पास से देखा है संघर्ष। 2025 में राइस यादव जी को कहाँ देखते हैं? देखिए, 2025 में जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो बाल्यकाल था, जो राजनीति की शुरुआत थी, आपने कहा 2006 में लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट विंग छात्र सभा का अध्यक्ष रहा जी। एक लंबे अरसे में राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि सबसे पहले मुझे जिनकी पुण्यतिथि थी पिछले दिनों परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका विजन, उनकी सोच जो थी, लोग कुछ भी कहते रहे, आज देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया कि आपका विजन होना चाहिए। राजनीति में आकर आप झूठी बातों में ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हैं, और एक सोच होनी चाहिए, और उस सोच के आगे भले ही कुछ दिन तक लगता है, कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये निर्णय क्यों लिया समाजवादी पार्टी ने या उनके नेताओं ने, या व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ लोग सोचते हैं कि ये निर्णय क्यों लिया गया, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम बहुत सुखद होता है। आज इतने सालों के बाद भी जो माननीय नेताजी की नीति थी कि जो लोग दबे, गरीब, कुचले, जो लोग दौड़ में पीछे रह गए, जो विकास की दौड़ में, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, तमाम चीज़ों में जो वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, कम से कम हम नहीं कहते कि आप हम पूरा जिला, पूरा शहर करते, लेकिन जो भी अपनी हैसियत, जो भी क्षमता, उसके आधार पर जो काम करने की सीख मिली, वहाँ से मिली। दूसरी चीज़, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, मिला के एक व्यक्ति पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। तमाम लोगों ने तमाम समय पर घुटने टेक दिए। जो आज सत्ता का दौर है, जो आज सियासत का दौर है, जहाँ झूठी बातें धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, तमाम चीज़ों पर लोगों को गुमराह करके लोग सत्ता सरकारें बना रहे, उस दौर में अखिलेश जी जैसे व्यक्तित्व पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे। जो ये लंबा समय चला, उसके बाद हम लोगों को संरक्षण मिला आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी का। लोग जब शुरुआत में हम भी उनसे जुड़े थे, तमाम तरह की बात होती, लेकिन उसके बाद देखा इस लंबे ड्यूरेशन में जो उनसे जुड़ गया, जो एक बार मिल गया, कोई हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, कोई मीडिया से हो, किसी संस्थान से हो, जो उनसे एक बार मिल गया उनका हो गया। क्योंकि बिल्कुल, कल भी उनका एक वक्तव्य सुन रहे थे, अभी जो झांसी में जो प्रकरण हुआ है, तो उसमें प्रबल जी आपको बताएं कि उसमें एक इतना शानदार वक्तव्य दिया है नेताजी ने कि आज की युवा पीढ़ी सीख सकती है। वो कह रहे थे कि भाई अगर आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं बिना वजह की, तो आज वो इस उम्र में भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं,
ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी देखिए इस उम्र में आके वो कह रहे हैं कि मैं रोड पे संघर्ष करूंगा और मैं पूरी बात कहूंगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इस घटना में भी हम आपको बता दें कि घटना हुई, देखिए हम लोग भी घर परिवार है, हम सब लोग हैं, एक दल एक परिवार की तरह होता है। बिल्कुल। जिन लोगों ने ये जो घटना हुई, सारे वीडियो से, सारे फुटेज आप इनकार नहीं कर सकते, आप तय कर सकते हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी है उस घटना में। जिन लोगों ने ये किया वो छोटे हैं, अभी कहते हैं ना कि ये वाली उम्र कच्चे घड़े की होती है, जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। आप स्वयं उन्हें अपराधी बनाना चाह रहे हैं, आप उनकी बातों पर मोहर लगाकर स्वयं उन्हें अपराधी बनाएंगे। जो घटना हुई हमारे घर में, अगर हमारे घर के परिवार के छोटे बच्चे या लोग कोई घटना करके बाजार में आ गए, तो जो संस्कार है, जो हम लोगों के भारतीय संस्कार है या हम लोगों की जो सोच है, उसमें ये कहा जाता है अपने बच्चे को पहले डांटा जाता है, बात की बात बाद में। घटना हुई, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमा किस पर लिखा गया? पृथ्वीजैन आदित्य जी पर और दीपनारायण सिंह जी पर। आप पूरे वीडियो फुटेज देखो, विधायक जी तो एक लड़के को प्यार से उसको गले लगा के क्या कहते हैं, दुलार रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अब उसके बाद प्रदीप जी तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। अपना जिस नेता को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया हो, उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम से लौट रहे। 4 घंटे एक नेता जो देश का मंत्री रहा हो, बेदाग छवि का व्यक्ति है, वो 4 घंटे खड़ा है, तो इससे आप क्या पर पार्टी डालोगे? आज क्या सत्ता से कभी आप बेदखल नहीं होगे? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति सत्ता में क्या कभी हमेशा के आपके लिए सामने आया, ऐसी स्थिति नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। कम से कम इतना लिहाज होना चाहिए, इतनी मर्यादा होना चाहिए, ऐसे राजनीतिक संस्कार होना चाहिए कि जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये सब चीज़ें इतनी बेमनस्ता क्यों? भाई पहले भी कई बार घटनाएं हुई, हमने देखा, हमारी सरकार भी रही और भी दलों की सरकार रही, तो कई बातें तो ऐसी हुई कि बैठ के निपटा ली गई। बिल्कुल। और सार्वजनिक रूप से जिसकी गलती उसको समझा दिया गया। तो हमें लगता है इतना टाइट, इतना जहर समाज में नहीं घुलना चाहिए। वो तो बच्चे हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे इसका क्या दुष्परिणाम होंगे, आगे ये किस दिशा में जाएंगी बातें, वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो उन पर राजनीति कर रहे, वो उन पर इस तरह के बयान दें, बड़ा शर्मनाक है। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जो आपने कहा कि 2025 तक, तो हम आज जो इस स्टूडियो में आपके ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बिल्कुल लगातार एक पार्टी में बहुत आज के समय में नेता नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज इसलिए इसके परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है कि कभी पार्टी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, लेकिन आप एक ऐसे समाजवादी हैं जो लगातार एक ही पार्टी में हैं और अपनी बात को भी दमखम से उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये दिल समाजवादी है। अगर आपके मन में लोगों के लिए पीड़ा होगी, लोगों के लिए कष्ट होगा, आपको जो अत्याचार अनाचार देखकर, भले ही ठीक है कभी किसी हैसियत में होते हैं तो उस तरह की मदद होती है, कभी किसी हैसियत में होते हैं और कभी नहीं रहे हैसियत में और देख रहे हैं कि सामने अत्याचार है, अनाचार है, तो तकलीफ तो होती है मन में। अगर जिसके मन में ये पीड़ा है तो वो समाजवादी है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। तो आज 2025 तक जो आपने कहा, तो जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आप सब लोगों का आदर प्रेम मिलता है और भी शहर में तमाम लोगों का आदर प्रेम मिलता है, सारे लोगों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहता है, छोटों का इसलिए रहता है, वो उसकी वही पूंजी है। आपने कहा 2025 में कहाँ खड़ा दिखते हैं, हम 2025 में ये खड़ा देखते हैं कि जब जिला सहकारी बैंक का चुनाव था, हमने अध्यक्ष पद पर 12 वोट हमारे साथ थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे नेताओं ने हमसे कहा, आदरणीय विशेष रूप से डॉक्टर चंद्रपाल जी ने, कि त्याग करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। छोटे थे उस समय, हमने भी देखा, हमने भी सोचा कि चलो आपकी बात मानते हैं कि त्याग करने से क्या होता है देखें, लेकिन आज महसूस करते हैं कि उस दिन त्याग किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्विरोध निदेशक में बना था। और ये सारी चीज़ें जब अपन देखते हैं कि वोटों की या पदों की उम्र 5 साल है, आज 25 साल में हम लोग उसी 2 बार जिला पंचायत सदस्य का मौका मिला, नहीं रही सरकार, लेकिन ऐसी जगह से जहां आपको जात बिरादरी की बात, तो एक हमारे स्वर्गीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी वह स्वयं थे और भी हमारे जात बिरादरी के लोग थे, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने पसंद किया, आशीर्वाद दिया। तो हम ये मानते हैं कि आपके निजी सिद्धांत भी होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सिद्धांत होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक ज़मीन ऐसी तैयार होना चाहिए जहां 10 लोग आपके साथ विश्वास के साथ कह सकें कि मैं हूं ना।
और ललितपुर में तमाम वर्गों में, चाहे प्रेस में हो, चाहे कचहरी में हो, चाहे डॉक्टर्स में हो, चाहे व्यापार में हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब कभी संकट आता है तो वो कहते हैं मैं हूँ ना। तो ये पूंजी है। बहुत बढ़िया बात। आज के युवाओं को भी ये बात सुननी चाहिए और सीखनी चाहिए कि आप जब अपनी स्थिरता दिखाते हैं तो आपको समाज में भी स्थान मिलता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। जिस हिसाब से नगर पालिका चुनाव समाजवादी पार्टी ललितपुर में लड़ रही है, इससे 2027 में ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है? क्योंकि जनपद ललितपुर में नगर पालिका चुनाव में इतने सारे नेता शायद बहुत दिनों के बाद हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बताएं, जो अभी हम सक्सेना जी से कह रहे थे कि ये वाली ललितपुर की गूंज उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में सुनाई देगी, एक ऐसी नज़ीर बनेगी। देखिए, हमसे आज मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी मिलते हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीत गया, तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ हमारी भी सुनवाई हो जाए। हमारे लोग तो हमारी सुन नहीं रहे, तो उनको भी लगे कि यार सत्ता जा भी सकती है। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो 2027 में सिंहासन तो पहले भी हिल चुका है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी भरपाई कर पाना मुश्किल नहीं होगा। हम बड़े मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। निश्चित रूप से जो ललितपुर शहर की हालत है वही तमाम जगह की हालत है, हर जगह चिंगारी है। लोग इस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपनी पीड़ा का, लोगों ने दिया है आपको, आपकी देश में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, लोगों ने दिया है तो लोग हिसाब चाहते हैं। लोकतंत्र में आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है कि आप एक बार राजा बने तो बन गए। क्योंकि ऐसा दिखने में आ रहा है कि 2024 में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दी है, टक्कर क्या दी है अगर देखा जाए, क्या जीते हैं 35 सीटें जीती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीती है। तो उस हिसाब से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 2027 बहुत घमासान होने वाला है। अब बात करते हैं जनपद ललितपुर की। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है, डर का माहौल हो, अगर लग रहा हो कि बीजेपी कुछ, देखिए, वोटरों को या ये पार्टी के लोग डराने का काम? ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं, ना कोई डर का माहौल है। और अगर डर का माहौल हुआ तो देखिए, हमने कहा ये चुनाव जनता लड़ रही है, बिल्कुल, तो जहाँ ये भौतिक विज्ञान का नियम है कि जितना दबाव होगा उतनी तेजी से चीज़ ऊपर जाएगी। अगर डर का कोई माहौल हुआ या कोई ऐसी बातें होती तो अभी तक तो चुनाव हो ही गया था। तो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। सारे लोग अपनी पूरी तन्मयता से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोग अपने लगे हैं और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन विजय की ओर है। राय जी, जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? कि एक छोटा सा अंतर बता दें, श्रीमती ज्योति जी, सॉरी नीलम चौबे जी और सोनाली जी। देखिए, मैं व्यक्तिगत प्रत्याशी की तो कोई बात नहीं करता, दोनों हम लोगों के परिवार की बहुएं हैं, लेकिन जो दल चुनाव लड़ रहा है उनसे इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। और कमाल तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, अभी भी आपको यकीन नहीं है कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है। तो स्थिति मुझे नहीं लगता कि अब 15 तारीख तक कोई चुनाव टक्कर का बचेगा। बहुत तेज़ी से जो साइकिल की रफ्तार है वो दिन ब दिन तेज़ी पकड़ी, और चुनाव में जो व्यक्ति रोज स्पीड पकड़ता है, रोज धीरे धीरे चुनाव उठता है, तो निश्चित रूप से अंत में विजय उसी को मिलती है। अब देखिए, जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर कहती है कि भाई परिवारवाद, तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार वही फिर परिवारवाद, वही टिकट वापस रिपीट? देखिए, ये सब उनकी कितनी बातों पे बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि पूरा इंटरव्यू उन्हीं की बातों पे हो जाएगा। उनके दावे, उनके वादे, उनके जुमले वे क्या करते हैं कि खुद करें तो लीला और दूसरा करें तो करेक्टर ढीला। आप देखो ना, झांसी में घटना हुई, गुंडा समाजवादी पार्टी के लोग हैं, काम कौन कर रहा है? आपके वीडियो, आप प्रेस के लोगों के वीडियो बता रहे हैं, कितना अत्याचार अनाचार हो रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि की हैसियत नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाओ। तो वो तो इनका तो केवल जो आपने कहा ना, केवल दूसरों पर आक्षेप डालकर, आज भी जवाहरलाल नेहरू पर, आज भी समाज सपा के लोग गुंडे हैं इस बात पर, आज भी मायावती जातिवादी हैं इस बात पर, इन सब बातों पर आप आज तक हम लोगों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपना खुद का कुछ बता ही नहीं पाते हैं कि हमने ये कर दिया, अब हमें वोट दो। आप कितने साल मांगोगे, कितनी उम्र होगी इसकी? जैसे कि अब आप इस बात से भी सेटिस्फाई हैं कि हाँ टिकट भी ठीक है, नीलम जी को मिल गया,
अगर मान लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी तरफ से नीलम जी जीत जाती है 15 तारीख के चुनाव में, 17 को रिजल्ट आ जाता है, तो विकास में आप उनको राय देंगे? क्योंकि आप एक सच्चे समाजवादी रहे हैं और जनपद ललितपुर आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि जनपद ललितपुर का विकास ही 2027 में जनपद ललितपुर की तस्वीर बदलने का काम कर सकता है। देखिए, विकास तो होना ही चाहिए, क्योंकि और ये सारे लोगों की सबकी जिम्मेवारी होगी। आज हम सब लोग आपके बीच में जब ये निवेदन करने आ रहे हैं, ये आपसे विनय करने आ रहे हैं कि आज लड़ाई विचारों की है, और अगर विचार हमारा जीतता है, अगर लोग समझते हैं कि हाँ ये विचार सही है, ये सिद्धांत सही है, आज इस बात की लड़ाई है। और निश्चित रूप से फिर जिम्मेवारी सबकी होगी, इसके लिए सब हिस्सेदार और भागीदार होंगे कि निश्चित रूप से शहर में विकास भी होना चाहिए। जो वादे करके हम लोगों के बीच में आए हैं वो वादे पूर्ण होना चाहिए, और लोग जो सोचते हैं, जो आशा लगाते हैं, देखिए ये चुनाव निराश, हताश, परेशान जनता का है, वो एक उम्मीद की किरण देख रही है। वो इस माध्यम से आप ये देखो कि जो जनता सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाती आई है, आज उसको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई, या वो किस तरह से ये हो गया कि आज पूरा शहर चिल्ला रहा है कि साइकिल जीत रही है। उन्हें साइकिल के रूप में एक उम्मीद दिख रही है कि सामने अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कर रहा है, और ये जो 2.5 साल होंगे उनमें विकास की ऐसी नज़ीर लिखनी पड़ेगी कि लोगों का ये भरोसा कायम रह सके, लोगों का विश्वास कायम रह सके। और अगर हम ये भरोसा और विश्वास कायम रखने में सफल हुए तो निश्चित रूप में आने वाले समय पर भी हम पर भरोसा किया जा सकेगा। तो आप अभी लाइव में राजेश यादव जी को सुन रहे हैं, और आप देखिए कि एक ऐसी उम्र में इतना मृदुभाषी होना, बड़ों का आशीर्वाद मिलना और छोटों का प्यार, और लगातार मतलब बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि राजेश जी को पिछले 25 साल से तो हम ही लोग जानते हैं। उनके नेचर में, उनके स्वभाव में किंचित मार्स भी अगर कहें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। आखिरकार राजेश यादव जी इतना धैर्य, इतना मृदुभाषी, ये वास्तविक बात है। एज ए पत्रकार के नाते नहीं, हम आपके एज ए भाई के नाते इस बात को कह रहे हैं। आखिरकार इतना कैसे? आखिरकार ये सारी चीजें हर व्यक्ति में है, सीधी सी बात है। हमारे अंदर दोनों पक्ष हैं, हमें तो लगता है कि आपको सत्ताधारी पार्टी में होना चाहिए था, ऐसा मतलब आप सुन लीजिए। तो लगता कि फिर एक आपको बता दें, अभी हम अगर इस पे कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे और लोग जानकारी करने लगे कैसे होता है। अभी सत्ताधारी दल के लोग जितना काम कराते हैं उसके सापेक्ष 19-20 लोग, हम लोग भी उतनी ही मदद कर रहे हैं, लोगों की उतनी मदद हम ही लोग कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है, उनके पास नहीं है समय कि कोई उनके ऑफिस आ जाए। हमने देखा कि हम कई जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनसे गए, जब उनसे शुरुआत में बात करने, वो लोगों ने, उन्होंने बहाना दिया हमारी चलती नहीं है। अब हम नाम नहीं लेंगे, कोई कह देते हैं वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, लोग फुटबॉल बना देते हैं। बिल्कुल, लोग जो लोग फरियादी हैं, जो परेशान हैं, जो आपके शासन से पीड़ित हैं, या जो प्रशासनिक मशीनरी है वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर वो लोग आपके पास गए शुरू में तो आपने ये माहौल बना दिया। आज कोई जाने वाला नहीं है। लोग अपना किसी तरह से सारे लोग जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ का ग्राफ बड़ा हो ना बड़ा हो, लेकिन भ्रष्टाचार का ग्राफ बहुत बड़ा है। लोग समझ गए कि हमें पैसा देके काम कराना पड़ेगा, लोग जाते हैं। उसी रेशियो में आज सत्ताधारी दल के बराबर ही हम लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं। जो लोग क्या कहते परेशान है, जो लोग पीड़ित है, सब है, हम सारे लोग जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। हम मानते हैं हम लोगों की बात प्राथमिकता पर नहीं ली जाती है, लेकिन अधिकारी भी समझते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, अधिकारी का जो LIU है वो भी जानता है कि नहीं ये बात जायज़ है, और ये लोग जायज़ बात करते हैं, तो हम लोगों की बात उनसे ज़्यादा सुन ली जाती है। ये एक प्रश्न था आपसे जी राजेश भाई के, राहुल गांधी जी ने अभी एक आरोप लगाया था चुनाव आयोग पे कि काउंटिंग जो है उसमें गड़बड़ी की हुई, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में ऐसा हो सकता है क्या? हम फिर एक बात कहें आपसे, ये चुनाव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आप क्यों नहीं, आप सुनिए, आप इधर तक क्यों आए? जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थिति आज ये क्यों आई? हम कहते हैं उपचुनाव में अगर आज से पहले की भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव होता तो ना कोई स्टूडियो में कोई डिबेट होती, ना कुछ होता। लोगों का जो भरोसा था, लोगों ने 50-50 हज़ार वोट दिया, वो वोट देते। लेकिन आज जो स्थिति आई है वो इसीलिए आई है
कि आपने वोट चोरी की, आपने बेईमानी की। आप ये क्या आप सोचिए। उनकी बात से सहमत हैं जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हाँ वोटिंग में काउंटिंग में गड़बड़ी हुई इसलिए हम हारे? बिल्कुल, हाँ, हम इस बात उनकी से बात से सहमत हैं, सहमत हैं? क्योंकि जब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर जिस दल का वोटर है, उस वहाँ पर वोट नहीं मिले, और प्रूव किया है अन्य प्रदेशों में से लाकर, जहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ से लाकर साबित किया है। आप कोई बात सुनने ही तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जो भी है अच्छा हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे ललितपुर का विकास हो, हम सब यही चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से? बिल्कुल, हम जो सारे शहर की आवाज़ है, जो सारे शहर की बात है, जो पूरा रस निकल कर आया है इस चुनावी समर में, जो इतने दिन के कैंपेन में ये जो जितनी बातें बाहर निकल के आई हैं, तो जो दूसरे लोग दावे और जुमले फिर से कर रहे हैं, तो उनको तो जनता ने बता दिया। उनको जनता ने बता दिया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी गांव में ललितपुर का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें किताबी है, ये बातें बेईमानी है। लोग हिसाब लेने तैयार बैठे हैं। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, अगर लोगों ने इतनी आशा जताई, इतना भरोसा जताया है कि उपचुनाव में वो पूरी ताकत के साथ जनता के साथ, जो जनता का साथ मिला है उसके साथ हम लोग 15 तारीख को विजय की ओर अग्रसर हैं, तो निश्चित रूप से जो उम्मीदें हैं, जनभावना है, उनके लिए पूरा अकेले प्रत्याशी नहीं, पूरे गठबंधन के सारे लोग, सारे लीडरशिप, सारे कार्यकर्ता सब मिलकर जवाबदेह होंगे। और आने वाले 2.5 साल में, मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा हम लोग इतिहास लिखने वाले हैं, लेकिन आने वाले सालों में जो विचारों की लड़ाई है, जो जनता स्तर पर आई है, जो लोग हताश है, परेशान है, निराश है, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी। अगर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैंड, जो 26 वार्ड के लोग हैं, जो नगरवासी हैं, उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो ये जिम्मेवारी समझेंगे कि जब ये न्याय अन्याय की लड़ाई है, ये सत्य सत्य की लड़ाई है, इस लड़ाई में, इस आहुति में, इस पावन यज्ञ में उन लोगों ने आहुति दी है, तो हम लोगों का कर्तव्य होगा कि उनके सुख दुख में काम आए, उनके शहर के विकास में हम लोग सब लोग भागीदार बने, और जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से एक रोड मैप हो, तैयार हो, और 2.5 साल बाद जब इस स्टूडियो में बैठें तो कम से कम एक ऐसी बुकलेट हो कि वो हम बता सकें कि 26 वार्डों में इस तरह का कार्य किया गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, विकास हो, सब लोग चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो बीजेपी की है, ठीक है, आपका प्रत्याशी मान लीजिए जीतता है, तो उसको काम करने में चुनौती नहीं आएगी? देखिए, आप अगर ये बात है, इन्हीं बातों से तो सब दिक्कत है। आप चुनौती क्यों आएगी? आप अगर लगता है वो काम करने देंगे? बिल्कुल, अगर आप यही बात कह रहे हैं ना, अगर वो काम नहीं करने देंगे तो हमने पहले भी कहा कि ये सुनामी है जनता की। अगर काम नहीं करने देंगे तो जनता के बाद फिर उनको 27 में जाना है। ये जनता की सुनामी है। अगर इसको नहीं समझ पाए, और अगर, मैं तो कहता हूं, जो हमने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 मित्र कहते हैं या तमाम लोग कहते हैं, जनता कहती है कि ये लोग तो सुन ही नहीं रहे, कानों में रुई लगा ली, ये बात करना नहीं चाहते, अधिकारी बात करना नहीं चाहते, किसी की कोई टाइमिंग नहीं है, कौन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। आपके ललितपुर में लोग फांसी लगा रहे हैं सूदखोरों से, आपके ललितपुर में लोग फांसी लगा रहे हैं अधिकारियों के ना मिलने से, आपके ललितपुर में लोग फांसी लगा रहे हैं झूठे मुकदमे लिखे जाने से। ठीक है, जिस ललितपुर की ये हालत हो, अगर उस हालत में इंडिया गठबंधन लोगों को अगर लग रहा है कि सूरज की किरण है, तब आप देखना, अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो हम तो काम करेंगे ही करेंगे, नाक रगड़ के आपके यहाँ काम करेंगे 27 बचाने के लिए। तो आप या जनता, कोई इस मुगलाते में नहीं रहो। इसका इतना बड़ा संदेश जाएगा, इसको आप दूसरे नजरिए से देखो कि इनको सुधारने के लिए अगर एक ही तरफ रोटी सेकते रहोगे ना तो जल जाएगी। उलट पुलट करते रहना चाहिए। अगर उलट पुलट कर दी तो ये भी कायदे में रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, अभी है ही कायदे में, क्योंकि हम लोग तो जान रहे कि हम लोगों को तो बाहर किया, हमारी कुछ कमियां होंगी, गलतियां होंगी, हम लोग उनको सुधारने में लगे हैं। लेकिन अगर ये मौका जनता ने अपने हाथ में लिया है और इसमें अगर जनता विजयी हो गई, ये नीलम चौबे का चुनाव नहीं है, अगर जनता विजयी हो गई तो निश्चित रूप से ये लोग भी सुधर जाएंगे। और हम तो बस यही निवेदन करना चाहेंगे लोगों से कि ये बड़ी लड़ाई है, ये उपचुनाव ललितपुर का उपचुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दिखाने वाला चुनाव होगा। ये दोनों लोगों को तस्वीर और तकदीर दिखाएगा। एक और सत्ता दल के लोगों को दिखाएगा कि उनको बताएगा कि आपकी सरकार
आपकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार में हमारे शहर की ये हालत है। हम कहते हैं ऊपर से नज़र रखी जाएगी, मुख्यमंत्री नज़र रखेंगे कि नहीं ललितपुर वाले जैसे हैं, ये बुंदेलखंडी खून है, ये बुंदेलखंडी खून है, ज़्यादा दिन किसी का हिसाब किताब रखता नहीं है, चुकाता है, तो वो भी नज़र रखेंगे। और हमारे लोग भी जान जाएंगे कि ललितपुर के लोगों ने जो क्रांति हुई, हम कहते कि जो क्रांति मर्दन सिंह के समय की हुई थी वही क्रांति समझ लो आप, तो हमारे लोग भी समझ जाएंगे कि ललितपुरों के साथ जिम्मेवारी के साथ रहना पड़ेगा, ललितपुर के लोगों की बात सुननी पड़ेगी, बुंदेलखंड के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। ये चुनाव केवल ललितपुर का उपचुनाव नहीं है, केवल एक माध्यम है, ये केवल ये समझ लीजिए हम लोगों के लिए एक अवसर है। ये अवसर तमाम राजनीतिक दलों को सुधारने का है, सत्ता को सुधारने का है। विपक्ष को मौका आप देते हैं तो विपक्ष को जिम्मेवारी देने का है। आपको विपक्षी जिम्मेवारी का भी एहसास हो जाएगा और सत्ता पक्ष को अपनी कमियों का, नाकामियों का भी एहसास हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेबाकी से सबके आंसर दिए जी। और मैं पुनः आपसे जो हमारे चैनल कहना चाहता है कि आप अपने स्वविवेक से वोट करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें वोट करना है एक योग्य प्रत्याशी को और उस योग्य प्रत्याशी से हमें इस ललितपुर का विकास कराना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।